डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ का सीरीज नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 12 मैथ का सीरीज नंबर 8 तक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो यार अगर आपने क्लास 12 मैथ का जानते हो एक सीरीज चल रही है, तो अगर आपने पार्ट 8 तक के सारे वीडियो नहीं देखे हैं, सिंपली हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 12 मैथ सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग का पार्ट 2, ठीक है। इस तरह इस वीडियो को पढ़ने के बाद अवकलज का जो अनुप्रयोग है वहां तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे चैप्टर है उसको हम अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 चैप्टर और 3-4 चैप्टर और बचेगा और उसको भी ऐसे अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यार मैं इधर सोच रहा था कि इधर जैसे मान लो अभी परीक्षा जो बोर्ड एग्जाम है, अभी आज से शायद 1 या 2 एक महीने कुछ दिन बचे हुए, 1 महीने 1-2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि इसी 1 महीना जो कुछ दिन बचा है, इसमें क्यों ना उन सारे बच्चों का जिनका लक्ष्य है यूपी बोर्ड टॉप करना, जिनका लक्ष्य है अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना, उन सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है। तो मैंने ये भी सीरीज स्टार्ट किया है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो टीचर अनुभवी हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजों में 30-30 साल 35-35 साल 25-25 साल पढ़ाया है, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करी है, उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। और उनसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखा जाए जिससे कि बेहतर होगा, उनके जुबान से हम लोग सुनेंगे, ठीक है। और कॉपी को लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाए, बहुत सारी चीजें उनसे सीखेंगे। तो इंटरव्यू वाला वीडियो अगर आप देखते हो यार तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। और ये नॉलेज मेरे द्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो यार अभी आज तक केवल बोर्ड एग्जाम में पेपर तो दिया है, लेकिन आज तक मैंने कभी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक नहीं करी है, ठीक है। तो यार मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो काम कभी करा ही नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे उन सारे बंदों से जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में 40-40 साल तक पढ़ाया है। हमारे बाबा खुद गवर्नमेंट कॉलेज में 40 साल तक पढ़ाए हैं और वो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक किया करते थे, ठीक है। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ पहले उनका इंटरव्यू में उनसे पूछे कि किस तरह कॉपी को लिखा जाए, उनसे बहुत सारी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे, किस तरह 1 महीने के भीतर हम उनसे चर्चा करेंगे, किस तरह 1 महीने के भीतर जो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी 1 महीने के भीतर कैसे वो पढ़ के पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में हम बहुत कुछ सीखेंगे यार, जो अनुभवी अध्यापक हैं उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो यार बस आज के और तो अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो हम पहले जा सकते हो, और सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। और आइए चलते हैं आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार इसके पहले हम लोगों ने बताया था कि जो अवकलज का अनुप्रयोग है उसको 5 भागों में बांट दिया गया है। जो पहला था राशियों में परिवर्तन का दर, दूसरा था अस्पर्श अभिलंब। हम लोगों ने अभी सिर्फ ये 2 पढ़ा है, क्योंकि यही 2 से जो अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है, अभी 3 और है। एक है सन्निकट, एक है निरंतर वर्धमान और ह्रासमान, और एक है उच्चतम क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो जो तीसरे नंबर पे है वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का जो फंडा है उसको हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं कि ये उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ठ क्या होता है, कब उच्चिष्ट होगा कब निम्निष्ठ होगा, उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं, निम्निष्ठ मान कैसे निकालते हैं। ध्यान दो, पहले सिंपल सी बात है। उच्चिष्ट निम्निष्ठ को लेकर ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है बताइए ये फ्रेंड निम्निष्ठ है, बताइए ये फ्रेंड उच्चिष्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या तो कहेगा उच्चिष्ट मान निकालो, या तो कहेगा निम्निष्ठ मान निकालो। समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी निर्देशांक पूछता है तो यार वो बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि बताइए ये फलन, जो कि हम लोग जानते हैं ये अवकलन समाकलन जो भी ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें फलनों की होती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताइए ये फलन उच्चिष्ट है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन निम्निष्ठ है। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान निकालो, या दिए गए फलन का निम्निष्ठ मान निकालो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ क्या होता है, पहले हम लोग फटाफट फंडा समझते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो देखो यार फलन दिया रहता है, फलन कैसे दिया रहता है, तो फलन दिया रहता है y बराबर fx, या तो फलन y बराबर दिया रहेगा या तो fx बराबर दिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जो भी फलन दिया रहेगा उस फलन का हम लोग कर लेंगे अवकलन। अगर ये y बराबर दिया है तो अवकलन करेंगे, तो यहां से मिलेगा dy/dx। अगर ये fx बराबर दिया है तो इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा हमको f'(x), ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी फलन दिया है सबसे पहले उस फलन का हम लोग अवकलन कर लेंगे, और अवकलन करने के बाद उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। यानी जो ये वाला चीज है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो ये dy/dx हो जाएगा, और बराबर 0 करेंगे। dy/dx की वैल्यू इस फलन से निकाल के यहाँ पर रखेंगे, तो जो भी आएगी यहां से इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद
जो ये डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकाले हैं इसी का एक बार फिर अवकलन करेंगे। समझ पा रहे हो नहीं? जो भी डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर उसका एक बार अवकलन करेंगे। तो इसका जब एक बार अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर कुछ मिलेगा और ये x की जो भी वैल्यू निकाले हो इसी में पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आया, समझो पहले, अगर ये पॉजिटिव आया तो कहोगे निम्निष्ठ है, अगर ये निगेटिव आया तो कहोगे उचिष्ट है। देखो यार यहां पर फंडा बिल्कुल उल्टा है, पॉजिटिव में उचिष्ट होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो निम्निष्ठ होगा। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो किसी परमाणु कोई अगर पॉजिटिव है, अगर मान लो कोई आयन क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कोई आयन निगेटिव है इसका मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो अधिकता है माने उचिष्ट और यहाँ पर न्यूनता है माने निम्निष्ठ। तो अगर पॉजिटिव में आया तो कहोगे दिया गया फलन निम्निष्ठ है, अगर निगेटिव में आया तो कहोगे दिया गया फलन क्या है, उचिष्ट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर डी वाई इतनी की वैल्यू अगर जीरो आ गई, इतनी की वैल्यू अगर जीरो आ गई, ये एक्स की वैल्यू इसमें रखने पर, ठीक है, तो जीरो आ गई तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये जो डी इसकी वैल्यू जो आई है इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं आई, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई ये वाला पॉइंट रखने पर तो कहोगे ये निम्निष्ठ है, अगर निगेटिव आई ये वाला मान रखने पर तो कहोगे उचिष्ट। लेकिन अगर ये जीरो आया तो फिर एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने पे अगर ये वाला जीरो नहीं आया तो कहेंगे ये ना तो उचिष्ट है ना ही ये निम्निष्ठ है। आई होप कि आपको फंडा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कहे कि उचिष्ट मान निकालो, अब यार ऐसे तो सारी चीज समझ में नहीं आएंगी, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और क्वेश्चन लेने के बाद जो सारी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर 3x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12। कह रहे एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। देखो ये फलन दिया है एफ एक्स बराबर इतना दिया है, कह रहा है इसके उच्चतम मान निकालो तथा इसके निम्नतम मान भी निकालो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यार देखो यहां पर एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है ना, ये कभी कभी वाई बराबर भी दिया रहता है फलन, तो यहां पर एफ एक्स बराबर दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? फलन दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करोगे, उसका एक बार अवकलन करोगे। ठीक है, तो इसका जब एक बार अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और जब अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे तो 4 3 ये हो जाएगा 12x क्यूब, इसका अवकलन करोगे ये भी हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 24x, और 12 का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो फलन दिया रहेगा उसका एक बार अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। कहोगे अतः या चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दोगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरा एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो ये है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x बराबर क्या है 0। देखो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो जो भी कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल दोगे, तो शायद 12x कॉमन है, 12x कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा x स्क्वायर, प्लस यहां पे 12x कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा सिर्फ x, यहां पे 12x कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा 2, और इतना बराबर 0 कर सकते हो। अब देखो यार यहां पर ये एक संख्या है, ये एक संख्या ये है, और जब भी दो संख्याएं मल्टीप्लाई करें और उनका मल्टीपल 0 के बराबर है तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक शून्य है। ठीक है, तो एक बार क्या करोगे, ये जो 12x है इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार ये वाला 0 के बराबर करोगे तो ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 बराबर 0। यहां से x बराबर क्या हो गया 0, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका फैक्टर करेंगे, तो x स्क्वायर गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हो 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 2, यहां पर माइनस 1 बाहर निकालोगे तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0।
दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, एक बार क्या करो ये वाला 0 कर दो, x + 2 बराबर 0, एक बार ये वाला 0 कर दो, x - 1 बराबर 0, x बराबर -2 और यहां पर क्या आ गया x बराबर 1। तो इस तरह देख रहे हो x का 1 2 नहीं बल्कि x का 3 मान निकल गया। एक बार x की वैल्यू क्या निकली 0, एक बार x की वैल्यू क्या निकली -2, फिर x की वैल्यू क्या निकली 1 निकली। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद फिर क्या करोगे, इतना हो गया ना, इसके बाद f डबल डैश x की वैल्यू निकालोगे, यानी एक बार अवकलन करने के बाद उसको 0 करोगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर जो f डैश x है उसका एक बार फिर अवकलन करोगे, तो इसका फिर अवकलन करोगे तो f डबल डैश x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकालोगे, इसका एक बार फिर अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x और फिर करोगे अवकलन, तो अवकलन कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 12 × 36 x² प्लस इसका करोगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 x, इसका करोगे तो माइनस हो जाएगा 24। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बताना है कि ये उचिष्ट है निम्निष्ठ है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यार सिंपल सी बात है, एक बार x बराबर 0 रखोगे, समझ पा रहे हो, हमारे पास 3 पॉइंट है, x बराबर 0 पर, x बराबर -2 पर, x बराबर 1 पर। इन तीनों पॉइंट पर कुछ जरूरी नहीं कि तीनों पॉइंट पर उचिष्ट हो, तीनों पॉइंट पर निम्निष्ठ हो, कुछ भी हो सकता है, किसी पॉइंट पर कुछ भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं किस पॉइंट पर क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उचिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालो। सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 पर रखेंगे, तो कहेंगे x बराबर 0 पर, इस पर तो x की वैल्यू यहां पे 0 रखोगे, तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या है 0। अब x के वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा क्या आएगा -24। आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा यार। अब ध्यान दो, f डबल डैश x की जो वैल्यू है, f डबल डैश 0 इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव में है। f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। मैंने पहले बताया कि जब f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, निगेटिव में आए, तो क्या बोलोगे, कहोगे जो फलन है वो उचिष्ट है। अतः कह सकते हो x बराबर 0 पर ये जो फलन है, देखो ये निगेटिव है, मतलब ये फलन क्या है, x बराबर 0 पर उचिष्ट है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कह सकते हो कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या है, ये निगेटिव में है तो उचिष्ट है। अब अगर उचिष्ट है यार, तो उचिष्ट मान कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि बताइए कि उचिष्ट है निम्निष्ट है, कह रहा है उचिष्ट मान निकालो, निम्निष्ट मान निकालो। अगर ये कहता सिद्ध कीजिए फलन उचिष्ट है, तो यहां पर हो गया x बराबर 0 पे फलन उचिष्ट आ गया। लेकिन अगर उचिष्ट मान पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू जो 0 है इस फलन में उठा के रख देना है। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या आ रहा है, ये फलन उचिष्ट आ रहा है, तो x बराबर 0 इसमें रखोगे तो अपने आप क्या होगा, उचिष्ट जो मान है वो निकल जाएगा। तो कह सकते हो x बराबर 0 इसमें रखने पर, तो यहाँ पे f0 हो जाएगा और यहाँ पे x रख दोगे, 0 0 रख दोगे, तो ये पूरा 0, ये 0, ये 0, खाली 12 आएगा, यानी जो f0 की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, यानी जो उचिष्ट मान आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, x बराबर 0 पे इस तरह हम लोगों ने चेक कर लिया कि फलन क्या है, उचिष्ट है, और उचिष्ट है तो उचिष्ट मान कैसे निकालोगे ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं x बराबर -2 पर, और हम लोग देखेंगे सबसे पहले x बराबर -2 पर फलन उचिष्ट निम्निष्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, x बराबर -2 इसमें रखेंगे, चलो रख लेते हैं फटाफट। और जब रखोगे, मैं डायरेक्ट रखता हूं f डबल डैश, आप कहोगे x बराबर -2 रखने पर, तो f डबल डैश x की वैल्यू -2 रखोगे, इसकी वैल्यू -2 करोगे, 2 दूना 4 और 36 चौका कितना होता है, 6 चौक 24 का 4 और 4 3 12 144। यहाँ पे क्या है 2 -2 24 दूना क्या -48 और ये क्या है 24 है। शायद इसमें ये जोड़ोगे 72 आएगा, 144 में 72 जाएगा तो ये आएगा खाली 72, और ये पॉजिटिव है तो कह सकते हो f डबल डैश -2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, पॉजिटिव आई। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर पॉजिटिव आई तो सिंपली हम कह सकते हैं जो फलन है वो क्या है, निम्निष्ठ है। तो कह सकते हो कि x बराबर -2 पे फलन क्या है, निम्निष्ठ है। लेकिन अगर निम्निष्ठ मान कह निम्निष्ठ मान निकालो, वैसे तो x बराबर -2 पे फलन निम्निष्ठ है, लेकिन अगर निम्निष्ठ मान चाहिए तो x बराबर -2 इसी फलन में रख दो, कहोगे x बराबर -2 इसमें रखने पर, और जैसे रखोगे तो जो भी f यहाँ पे -2 हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी वही आ जाएगी निम्निष्ठ मान। समझ पा रहे हो कि नहीं। सेम वैसे हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो आ जाओ x बराबर 1 पर रखेंगे, तो कहेंगे x बराबर 1 के लिए ये पहले ये उतारेंगे, फिर कहेंगे x बराबर 1 रखने पर, और जैसे रखोगे तो क्या आएगा, f डबल डैश x के स्थान पे 1 हो जाएगा, इसके स्थान पे 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 36 का निम्न 36 हो जाएगा, 24 का निम्न 24 हो जाएगा, और 36 24 क्या आएगा, 36 24 जो भी आए या 24 से 24 घट जाएगा तो आएगा 36,
और ये जो 36 है वो कैसे आएगा, प्लस आएगा, तो फिर कहोगे यहाँ पर डबल डैश 1 की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव आई तो इसका मतलब x बराबर 1 पर भी फलन क्या है, निम्निष्ठ है। लेकिन अगर आपको निम्निष्ठ मान चाहिए तो कह सकते हो x बराबर 1 इस फलन में रखोगे, और जैसे रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी हल करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी निम्निष्ठ मान, यानी निम्निष्ठ मान 2 है। एक x बराबर -2 पे फलन क्या है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ मान भी निकाल सकते हो। x बराबर 1 पर भी क्या है, निम्निष्ठ है, वहां से भी निम्निष्ठ मान निकाल सकते हो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ मान निकालो। तो एक बार x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, उच्चिष्ठ मान, और जब ये दोनों रखेंगे तो निकल जाएगा निम्निष्ठ मान। ठीक है, तो आई होप कि जो ये क्वेश्चन था ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यार 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं, और उसके पहले इसको मिटाते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, एक फलन है, फलन क्या है, x की पावर x। फलन जो दिया है वो फलन x के पावर x है। ये फलन दिया है तो इसको चाहे तो आप fx के बराबर कर लो, चाहे इसको y के बराबर कर लो, आप किसी के बराबर कर सकते हो, y के बराबर भी कर लो, fx के बराबर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ साफ नहीं कह रहा है, खाली कह रहा है ये फलन है, तो फलन को y बराबर भी लिखते हैं, fx बराबर भी लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है का निम्निष्ठ मान ज्ञात करो। देखो ये नहीं बताना है कि ये जो फलन है वो निम्निष्ठ है, कह रहा है निम्निष्ठ मान निकालो, मतलब करना क्या है, हमको निम्निष्ठ मान निकालना है। तो निम्निष्ठ मान निकालेंगे सबसे पहले क्या करोगे, सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले तो क्या करोगे, अवकलन कर दोगे। तो एक बार अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी, अच्छा हाँ यार, लेकिन ये x की पावर x, ये चर के ऊपर चर है, और जब चर के ऊपर चर रहता है तो अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, क्योंकि यार चर के ऊपर चर है और चर के ऊपर चर का अवकलन करने के लिए लॉग लेना पड़ता है। वैसे यहाँ पर हमको dy/dx की वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चर के ऊपर चर है, क्योंकि अवकलन करना है ना। तो अवकलन करने के लिए हमको अवकलन का नियम मालूम होना चाहिए, और मैंने आपको अवकलन का नियम अच्छी तरीके से बताया है कि जब भी चर के ऊपर चर रहे हैं तो दोनों पक्षों का अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो कह सकते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, और जैसे लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y, और यहाँ पर हो जाएगा log, और ये हो जाएगा x, और ऊपर क्या हो जाएगा x। ये x चला आएगा यहाँ पर, उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब अवकलन करना है तो कहोगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, और जैसे अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d/dx, x के सापेक्ष करना है तो ये पूरा उतार दो, ये हो जाएगा log y। इसका भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx, और ये पूरा उतारेंगे x log x। log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, log को ढकेंगे, ये हो जाएगा dy/dx बराबर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले को पकड़ते हैं दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को पकड़ते हैं पहले का अवकलन। x को पकड़ा, ये जो दूसरा है इसका जब अवकलन करेंगे log x का अवकलन करेंगे, क्या आएगा 1/x, प्लस दूसरा वाला पकड़ो log x, और पहले का अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। देखो इससे ये कट गया, और ये हो गया 1/y, और ये हो गया dy/dx बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आएगा log x। इसके बाद एक स्टेप और जा सकते हो, ये हो गया dy/dx, y यहाँ पर आएगा, और y की वैल्यू क्या है, x के पावर x, और ये क्या है 1 प्लस log x। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने फाइंड कर दिया dy/dx की वैल्यू। ठीक है, तो यार हम लोग जानते हैं हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि ये फलन हमको निम्निष्ठ मान निकालना है। तो dy/dx की वैल्यू निकल गई, लेकिन जब dy/dx की वैल्यू निकल जाती है उसके बाद क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर कहेंगे चूंकि dy/dx बराबर 0, और dy/dx की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, ये पूरा बने क्या x के पावर x, और 1 प्लस log x, और ये बराबर क्या है 0। ठीक है, ये पूरा उधर चला जाएगा, इसको उधर भेज दो 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा 1 प्लस log x बराबर 0। इस -1 को उधर भेज दो, तो ये जब जाएगा उधर तो ये हो जाएगा log x, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पर कोई बेस नहीं रहता तो यहाँ पर e रहेगा। ठीक है, और जब log के रूप में कोई लिखा हो तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं घातों के रूप में, और log के रूप में लिखा हो तो घातों के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। इस e के पावर ये -1 आ जाएगा, e के पावर ये वाला आ जाता है -1, और ये बराबर क्या हो जाता है x। इसको हम सही से लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, e के पावर -1, तो -1 को नीचे भेज दोगे तो e के पावर +1 हो जाएगा, और +1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/e।
समझ पा रहे हो कि नहीं? ये आ गया। अब कह रहा है निम्निष्ठ मान निकालो। तो यार निम्निष्ठ मान पहले निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ता है कि ये फलन निम्निष्ठ है कि उचिष्ट है। तो फलन को निम्निष्ठ उचिष्ट पता करने के लिए इसका एक बार और अवकलन करते हैं। इसका माने क्या, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। तो इसका एक बार हम पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। तो फिर कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन कैसे करोगे, तो इसका जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले को पकड़ोगे, यानी x की पावर x को पकड़ लोगे। तो पहले को पकड़ लिया, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा और log x करोगे तो क्या आएगा 1/x हो जाएगा। और प्लस दूसरे को पकड़ोगे यानी क्या 1 प्लस log x, दूसरे को पकड़ लिया और पहले का अवकलन माने x के पावर x का अवकलन करेंगे। और जब x के पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या आया था, x के पावर x का अवकलन करने पे यही पूरा आया था, यही पूरा आया ही था। तो इस पूरे को यहाँ पे उतार देंगे, तो उतारेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर x और ये है 1 प्लस log x, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, ये है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये है देखो x के पावर x, यहाँ भी x के पावर x, यहाँ भी एक कॉमन ले लो तो x के पावर x कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1/x प्लस यहाँ पर 1, ये तो यहाँ पर 1/log x, 1 प्लस log x दोनों जगह है तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस log x, क्या हो जाएगा इसी का हो जाएगा स्क्वायर। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमको पता करना है कि ये उचिष्ट कि निम्निष्ठ है। तो देखो यार x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/e रख देंगे। तो वैसे ध्यान रखो ये सब पॉजिटिव में है तो इसकी वैल्यू रखने के बाद भी क्या आएगा डी स्क्वायर वाई, वैसे क्या करो जहाँ जहाँ x होगा 1/e रख दो, हल तो होगा नहीं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा d इतना बराबर, कहोगे पॉजिटिव है। तो जब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या कहते हैं फलन निम्निष्ठ है। तो कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1/e पर जो ये फलन है, फलन x के पावर x क्या है निम्निष्ठ है। तो निम्निष्ठ है तो हमको चाहिए निम्निष्ठ मान, और निम्निष्ठ मान चाहने के लिए क्या करोगे x बराबर 1/, जो ये इसी में रख दोगे। तो ये क्या है y बराबर x के पावर x है। तो कहोगे फलन का निम्निष्ठ मान x बराबर 1/e रखने पर रखोगे तो y बराबर x की वैल्यू क्या है 1/e, फिर ऊपर भी x है तो इसकी भी वैल्यू क्या है 1/e। तो 1/e के पावर 1/e, यही आ गया फलन का निम्निष्ठ मान, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने ये सीखा होगा यार कि अगर कोई फलन दिया है तो फलन निम्निष्ठ है कैसे पता करोगे, उचिष्ट है कैसे पता करोगे, निम्निष्ठ मान उचिष्ट मान कैसे निकालोगे, ये भी कैसे पता करोगे, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये कहता कि सिद्ध कीजिए कि फलन ना तो उचिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है, सिंपली क्या करना पड़ता, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो निकाल ली हो, अगर इसकी वैल्यू ये वैल्यू रखने पर अगर ये 0 आ जाता, समझ पा रहे हो, वैसे यार समझ जाओ अगर ये 0 आ गया तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये ना तो उचिष्ट ना ही निम्निष्ठ है, ठीक है। लेकिन वैसे कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है, ये मान लो 0 आ गया तो फिर जो ये फलन दिया रहेगा इसका एक बार और अवकलन करोगे d3y/dx3, तो जो यहां पर आएगा उसमें फिर ये x की वैल्यू रखोगे। अगर ये 0 नहीं आया, ये 0 आ गया और ये 0 नहीं आया तो कहोगे क्या, कहोगे ये जो फलन है ये ना तो उचिष्ट ना ही निम्निष्ठ है, ठीक है। तो आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस तरह जो उचिष्ट और निम्निष्ठ के क्वेश्चन है इसका फंडा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने समझ लिया कि उचिष्ट और निम्निष्ठ के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे लगाएंगे। लेकिन यार उचिष्ट और निम्निष्ठ के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। डिफिकल्ट टाइप के ये होते हैं कि वो थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिखे होते हैं। कहता है कि एक बेलन है तो उसकी महत्तम ऊंचाई ये पता नहीं क्या शंकु में बनी है, तो ये पता, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी और ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो ये वाले तो हर कोई लगा लेते हैं, लेकिन जब वो वाला क्वेश्चन आता है तो हर कोई नहीं लगा पाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हिंट दूंगा जिससे कि अगर वो वाले क्वेश्चन भी आए तो उसको हम लोग बहुत ही आसानी से लगा पाएं, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इनको लेकर के मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से लगाओगे, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि
एक शंकु के अंतर्गत देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया रहा है तो पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे वैसे वो क्या करना है, बस क्वेश्चन को लगाना है, और वैसे लगाओगे तो यार अपने आप जो क्वेश्चन कह रहा है वो हो जाएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु है, एक शंकु है। शंकु कैसे बनता है, तो शंकु ऐसे बनता है, इस चीज को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहले क्या किया हमने, यहाँ पर शंकु एक बना लिया, ठीक है। इसके बाद ये इस शंकु, ये वृत्ताकार है तो ये इसका व्यास है, शंकु बन गया। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम उपपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, इस शंकु के भीतर जितना लंबा हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बेलन बना देना है। चलो इसके भीतर एक बेलन बना देते हैं जितना बड़ा हो सकता है। अब देखो यार इससे बड़ा तो बेलन बनेगा नहीं इसके भीतर, ठीक है। बेलन बन गया, ठीक है, इसको भी मिला देते हैं। अब बेलन बन गया। अब कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। जो ये लंबवृत्तीय बेलन बना इसकी अपनी एक त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी लंबवृत्तीय बेलन। इस बेलन की त्रिज्या मान लो स्मॉल r है। जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, ये बड़ा वाला शंकु की त्रिज्या है, तो मान लो ये त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो ये वाली त्रिज्या है वो इस त्रिज्या क्या है, आधी है। मतलब अगर ये 5 है तो ये 10 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, मतलब ये वाला क्या होगा, इस वाली की आधी होगी। यही चीज हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करोगे, देखो ये जो R है, R इसका आधा है तो R/2, यही चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शंकु के अंतर्गत बने महत्तम वक्रपृष्ठ। देखो हम लोग चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा, उचिष्ट और निम्निष्ठ, तो अभी सी बात है क्वेश्चन में या तो निम्निष्ठ की बात करेगा या तो उचिष्ठ की बात करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है महत्तम वक्रपृष्ठ। महत्तम वक्रपृष्ठ का ये मतलब होता है कि उचिष्ठ की बात कर रहा है, तो वक्रपृष्ठ के उचिष्ठ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वक्रपृष्ठ लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पर, वक्रपृष्ठ लेंगे। तो किसका, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन। जो महत्तम वक्रपृष्ठ है वो बेलन का वक्रपृष्ठ है। जो कह रहा है महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी जो बेलन है उसका महत्तम वक्रपृष्ठ। तो सिंपल सी बात है, बेलन का महत्तम वक्रपृष्ठ माने कि क्या, कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो महत्तम है। महत्तम माने क्या, महत्तम का मतलब वो उचिष्ठ है, ठीक है। तो सबसे पहले उचिष्ठ है, तो उचिष्ठ के लिए क्या कंडीशन होता है हम लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो यहां पर लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 2πr/h। देखो यार इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये r भी चर है, ये 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन ये r और h ये भी क्या है, कांस्टेंट है। सॉरी कांस्टेंट नहीं, ये एक अचर है, अचर नहीं सॉरी ये एक चर है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये r h क्या है, चर है। और दो चर में से दोनों चर नहीं होने चाहिए, केवल एक ही चर होने चाहिए। एक ही चर होने का मतलब या तो यहाँ पर त्रिज्या ही रखो या तो यहाँ पर ऊंचाई रखो। त्रिज्या को गायब करके उसको ऊंचाई में कन्वर्ट कर दो, या तो ऊंचाई को गायब करके उसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर एक चर बचेगा उस चर के सापेक्ष हमको कर देना है अवकलन। क्योंकि यार अगर बात कर रहा है मैक्सिमा या मिनिमा की तो अवकलन तो करना पड़ेगा। अब अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, तो यहाँ पर देखो दो चर है तो पहले इसको एक चर में कन्वर्ट करोगे। एक चर में कन्वर्ट करने के बाद जो वहां पे एक चर रहेगा उस चर के सापेक्ष हमको अवकलन कर देना है। इसके पहले हमको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो ये बेलन है, मान लेना बेलन की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, ठीक है। ये जो शंकु है, शंकु की भी अपनी ऊंचाई है, तो मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये मान लो A, ये मान लो O, ये मान लो B। एक समकोण त्रिभुज AOB है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको मान लो M और इसको मान लो N। एक त्रिभुज AOB है, एक त्रिभुज AMN है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, परस्पर समरूप है। समरूप कैसे यार, तो ये चीज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 90 है, ये 90 है, और इस त्रिभुज का भी यही कोण है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका भी यही कोण है। तो दो कोण तो बराबर आ गया, और जब भी कहीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो जो तीसरा कोण होता है ये कोण अपने आप इसके बराबर होता है। और जब भी कोई दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है, यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं, कह सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप है किसके, ये समरूप का चिन्ह है किसके, त्रिभुज AMN की।
त्रिभुज ए एम एन के, ठीक है। समरूप रहेगा तो क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा क्या, अरे इसकी संगत भुजा ये पूरा है, इसकी संगत भुजा ये है, बाकी ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई कोई काम नहीं है, चाहो तो उसको भी ले सकते हो, पर तिरछी ऊंचाई कोई काम नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इतना बटा ये पूरा, तो इतना क्या होगा, ये पूरा कैपिटल एच है, ये पूरा स्मॉल एच है, कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो ये आ गया ये ऊंचाई और बटा ये पूरी ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच बराबर इसकी त्रिज्या बटा इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। यानी मैं क्या किया, एक बार इस त्रिभुज, जो ये त्रिभुज है इसका ऊंचाई लिया, फिर एक बार पूरे त्रिभुज की ऊंचाई लिया, फिर इस त्रिभुज का त्रिज्या लिया, फिर इस त्रिभुज की त्रिज्या लिया। अब चाहता तो इस त्रिभुज का तिर्यक ऊंचाई ले लेता, फिर इस त्रिभुज का तिर्यक ऊंचाई और दोनों का अनुपात करके बराबर कर सकता था, लेकिन हमको यहाँ पर तिर्यक जो ऊंचाई है उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमको करना क्या है, मैंने आपको बताया वर्कपीस को लिख सकते हैं सी से, सी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे या तो आर ही रहेगा या तो यहाँ पे एच रहेगा। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हो, या यहाँ से एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हो, तो एक अपने आप क्या होगा, गायब हो जाएगा। चलो एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकालने के लिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा कर दो सीधे, तो ये हो जाएगा आर कैपिटल एच, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल एच, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद यही चीज थोड़ा बगल में देख लेते हैं, या तो अगर यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आर बराबर क्या हो जाएगा, ये एच नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया कैपिटल एच आर एच, और बट माइनस ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल एच बटा ये एच नीचे आएगा तो ये बटा एच हो जाएगा। ये पूरा आ गया स्मॉल आर की वैल्यू, इसमें रख दो, और जैसे इसमें रखोगे तो सी बराबर आ गया 2 पाई स्मॉल आर, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू यही पूरा है, तो यहाँ पर रखेंगे तो कैपिटल आर बटा ये इसके नीचे डाल दो, तो ये सी एच कट जाएगा तो खाली आर बचेगा, इसके नीचे ये डालोगे तो ये हो जाएगा आर एच और बटा क्या कैपिटल एच, और यहाँ पे क्या है एच है तो यहाँ पर एच कर दो। इसके बाद ये हो गया सी, सबका अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 2 पाई ये कैपिटल आर और ये क्या हो गया स्मॉल एच, ठीक है, माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया पाई, ये हो गया कैपिटल आर, एच से क्या करोगे तो आएगा एच स्क्वायर और बटा ये हो गया कैपिटल एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 2 पाई आर, देखो यहाँ पर आर एच यही दो चर थे, तो आर तो गायब हुआ, सिर्फ स्मॉल एच बचा, यही स्मॉल एच ही क्या है, चर है, बाकी सारे के सारे अचर है। तो स्मॉल एच अगर चर है तो उसी के सापेक्ष अवकलन कर दो, और ऐसा हमेशा आपको करना है, ठीक है। तो कहोगे स्मॉल एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी सी अपान डी एच, 2 पाई आर कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एच का अवकलन 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल आर, और इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर बटा कैपिटल एच, एच स्क्वायर का अवकलन करोगे तो आएगा 2 स्मॉल एच, ठीक है। इसके बाद यार देखो इतना चीज हो गया ना, इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद हम लोग जानते हैं जब एक बार अवकलन कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको हम 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। जब एक बार हम अवकलन कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, मैंने इस चीज को आपको बताया है, ठीक है। तो इसको हम 0 के बराबर कैसे करेंगे, तो कह सकते हो चूंकि डी सी अपान डी एच बराबर क्या 0, तो डी सी अपान डी एच की वैल्यू क्या है, यही पूरा है, तो इसको यहाँ पे उतारो तो ये क्या है 2 पाई कैपिटल आर माइनस ये 2 दुनाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्मॉल एच बटा कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई आर स्मॉल एच और बटा कैपिटल एच, ठीक है। इसके बाद देखो पाई आर से पाई आर कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे बचेगा एच, एक एच इधर आएगा तो ये हो जाएगा एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर है केवल यहाँ पर 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या है सिर्फ एच है, यानी कैपिटल एच बराबर क्या आ गया 2h आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। कैपिटल H बराबर 2h आ गया, तो हमको क्या करना है, हमको चाहिए त्रिज्या चाहिए था, तो क्या करो कैपिटल H की जो वैल्यू है 2h यहाँ पर रख दो, तो कह सकते हो कैपिटल H का मान इसमें रखने पर, और जैसे इसमें रखोगे तो ये हो गया कैपिटल R, H की वैल्यू क्या है 2h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h माइनस
कैपिटल आर और यहाँ पे क्या है स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच की वैल्यू क्या है 2h, तो 2h स्मॉल आर, ठीक है। गुणा करोगे तो 2 कैपिटल आर स्मॉल एच या हाँ 2h आर, यही सेम चीज है तो घट के खाली हो जाएगा क्या आर और एच, और यहाँ पे हो जाएगा 2h आर, एच सी एच कट गया, और कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 2r, और यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा कैपिटल R बाई 2 हो जाएगा। और ये आ गया r की वैल्यू, हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो अभी उसका जो वक्रपृष्ठ वो महत्तम है, महत्तम माने क्या वो मैक्सिमम माने उचिष्ट है। अभी ये चीज़ तो प्रूव नहीं हुई, और ये चीज़ कैसे प्रूव होगी, ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमको इसी का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। ये जो चीज़ दिया हुआ है एच के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे तो निकल जाएगा d²c बटा dh², ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो कहोगे क्या है उसका जो वक्रपृष्ठ है वो महत्तम है। तो एक बार फिर हम कर देते हैं इसका अवकलन, तो एच के सापेक्ष फिर करोगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा d²c बटा dh², क्योंकि एच के सापेक्ष करना है तो यहाँ पर कहीं एच तो है नहीं, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एच का 1 हो जाएगा। अच्छा माइनस में आएगा माइनस 2 पाई, ये 2 दूना है 4, 4 पाई r और बटा कैपिटल एच। देखो ये तो है ही है, लेकिन इसके पहले ये निगेटिव में आया, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव में आई, और मैंने बताया कि जब इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी तो फलन उचिष्ट होगा, अगर प्लस में आएगा तो निम्निष्ट होगा। तो निगेटिव में आया तो इसका मतलब कह सकते हो जो फलन है वो फलन क्या है, फलन उचिष्ट है। उचिष्ट होने का मतलब कि उसका वक्रपृष्ठ वो क्या है महत्तम है। तो यहाँ पर दो चीज प्रूव करना था, दोनों चीज प्रूव हो गई। पहला चीज ये प्रूव करना था कि ये इसका आधा है, ये प्रूव हो गया। सेकेंड चीज उसका जो वक्रपृष्ठ था वो महत्तम था, ये भी अच्छी तरीके से प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हमको यहाँ पर यार एक चीज ध्यान दे रहना है कि क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो चीज सवाल में दिया रहेगा वो कांस्टेंट है, और जो सवाल में नहीं दिया रहेगा वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर यार जो सबसे मेन डाउट होती है ना वो यही होती है कांस्टेंट को पहचानना, और कांस्टेंट को लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो कांस्टेंट कैसे पहचानोगे, जो चीज दिया रहेगा वो कांस्टेंट है, जो चीज नहीं दिया रहेगा फॉर्मूले में जो चीज नहीं दिया रहेगा वो चीज रहेगा चर, और 2-3 चर रहेंगे, सारे चर को गायब करके सिर्फ एक चर वहां पे पैदा करना है, उसी के सापेक्ष अवकलन करते चले जाना है, बाकी काम करते चले जाना है, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर का, और जब भी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं यार तो वो 5 नंबर के ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं राशियों के परिवर्तन का दर अस्पष्ट रहेगा, जो अविलंब रहेगा, और इसके बाद ये जो चैप्टर है इसको बोलते हैं उचिष्ट और निम्निष्ट। यहाँ 3 से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी यार उचिष्ट सन्निकट से, और क्या बोलते हैं एक और चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। तो वहां से यार जो क्वेश्चन आते हैं वो कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपके जो नंबर है अच्छी तरीके से यहीं से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मुश्किल है कि कभी पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, देखो तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, कह रहा है दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई माने क्या यल, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। महत्तम आयतन, यानी आयतन जो उसका है वो महत्तम है, यानी आयतन उसका उचिष्ट है, यानी इसी आयतन का हमको करना है, क्या करना है, आयतन का हमको अवकलन करना है, क्योंकि ये जिसका उचिष्ट निम्निष्ट कहेगा उसी का हमको अवकलन करना होता है। अब किसके सापेक्ष करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, पहले शंकु की बात कर रहा है तो यहां पर एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है। शंकु बन गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई क्या है यल है, ठीक है। इसका आयतन क्या है बी है। अर्धशीर्ष कोण कह रहा है, अर्धशीर्ष कोण माने यही, और मान लो अर्धशीर्ष कोण क्या है थीटा है, ठीक है। ऊंचाई मान लो एच है, त्रिज्या तो नहीं मालूम है तो मान लो त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, त्रिज्या स्मॉल आर है। अब देखो यार, देखो जो चीज किताब में दिया हुआ है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, जो नहीं दिया होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो चर होता है। तो क्या कह रहा है कि उसका जो आयतन है वो क्या है, आयतन महत्तम है। तो पहले आयतन का फॉर्मूला लिखोगे शंकु का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आप साफ साफ देखो क्वेश्चन क्या है, पाई। हाँ, क्वेश्चन कह रहा था अर्धशीष कोण, अर्धशीष कोण माने ये जो थीटा है वो कितना है, वो है tan इनवर्स रूट में 2। तो हमको ये प्रूव करना है कि उसका अर्धशीष कोण कितना है, tan इनवर्स रूट में 2 है। पहला ये चीज प्रूव करना है। सेकंड कह रहा है महत्तम आयतन वाले, तो इसका आयतन महत्तम है, ये भी चीज प्रूव करना है। हमको दो चीजें यहाँ पर प्रूव करनी है, ठीक है। चलो इस चीज को फटाफट हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले आयतन दिया हुआ है, तो आयतन में ध्यान दो 1/3 ये पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाकी आर और ये क्या है, यही चर है। अब दोनों चरों में से एक चर को गायब करेंगे और एक चर को गायब करने के बाद बाकी एक चर बचेगा, जो भी एक चर बचेगा उसी के सापेक्ष वो कर देना है अवकलन, ठीक है। अब एक चर को गायब करने के लिए हम सारा लेंगे जो चीज दिया हुआ है। क्या दिया है, तो ये थीटा दिया हुआ है और ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकाल, देखो ये कोण दिया है ना, और बिल्कुल कोण दिया हुआ है, तो कोण से हम लोग यहाँ से त्रिज्या गायब कर, त्रिज्या या ऊंचाई एक गायब कर सकते हैं। तो त्रिज्या अगर गायब करोगे तो त्रिज्या गायब करके क्या लाना है, लंबाई यल लेके जाना है, या ऊंचाई अगर गायब कर रहे हो तो ऊंचाई गायब करके क्या लेके आना है, यल लेके आना है। चलो त्रिज्या को गायब कर लेते हैं। अगर त्रिज्या को गायब कर रहे हो तो ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, इसको गायब करके ये लेके आना है। तो ये कर्ण और लंब में संबंध किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है आर, और कर्ण की वैल्यू क्या है यल, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। या हम लोग एक चीज और जानते हैं, वहां से भी इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो चीज क्या है, तो वो बहुत सिंपल है यार, कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण माने क्या, यही यल स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। एक को गायब करना है तो आर स्क्वायर को गायब कर दो यहां से, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहां पे कहोगे चूंकि आर स्क्वायर उतना है, इसीलिए बी बराबर 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच है। अब यहाँ पर देखो v बराबर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यल स्क्वायर, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एच, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -1/3 पाई एच स्क्वायर का एच में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एच क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/3 पाई यल, ये सारे कॉन्स्टेंट है, खाली यहाँ पर जो एच है वही क्या है, चर है, और उसी के सापेक्ष अवकलन कर देना है। यहाँ पे कहोगे एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे तो ये dv अपान क्या हो जाएगा dh। यहाँ पर क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, एच के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका एक हो जाएगा, यही पूरा बच जाएगा, तो 1/3 पाई यल क्यूब माइनस ये पूरा उतर जाएगा 1/3 पाई एच क्यूब का करोगे तो आएगा 3h स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो फिर क्या हो गया dv अपान dh बराबर 1/3 पाई यल क्यूब माइनस ये हो गया पाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और यार मैंने आपको बताया है कि जब भी db अपान ds की वैल्यू यहां तक वैल्यू निकल जाए तो फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। क्यों, बिल्कुल करते हैं यार 0 के बराबर। तो कहोगे चूंकि dv अपान dh बराबर 0, ठीक है, और dv अपान ds की वैल्यू क्या है, यही पूरा है, तो ये पूरा माने 1/3 पाई यल स्क्वायर, स्क्वायर की क्यूब है, उससे यहाँ पे क्यूब आया कैसे, स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर ही रहेगा, तो पाई यल स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस ये क्या है पाई एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/3 पाई यल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो पाई एच स्क्वायर, इससे ये कटेगा, ठीक कट गया, तो 1/3 यल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया एच स्क्वायर। 3 को यहाँ से हटा के यहाँ भेज सकते हो, ठीक है, और यहाँ भेजोगे तो इसको उधर भेजोगे तो ये है आर स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 में से एच स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 2h स्क्वायर, वर्गमूल लोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा r बराबर ये हो जाएगा रूट में 2 h स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा h, r बराबर क्या आ गया रूट में 2 इंटू एच।
और हम लोग जानते हैं शंकु क्या था, शंकु ऐसे था, ठीक है, था कि नहीं ऐसे, ये कोण थीटा था, ये ऊंचाई यस थी और ये त्रिज्या क्या था, आर था। टेन थीटा चाहिए तो कह सकते हो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है, लंब है आर, आधार माने क्या, एच, ठीक है। अब आर बराबर क्या है, रूट में 2h, तो आर बराबर है रूट में 2h और बटा एच, एच से एच कटा और ये आ गया रूट में 2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा बराबर टेन जाएगा उधर तो हो जाएगा टेन इनवर्स रूट में 2। तो इस तरह जो अर्धशीर्ष सुकोण था उसकी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। लेकिन अब बताना है कि उसका आयतन क्या है, महत्तम है। तो आयतन महत्तम करने के लिए फिर क्या करोगे, इसी का एक बार और अवकलन करोगे, ठीक है, इसी का एक बार फिर अवकलन करोगे तो कहोगे इसी का एच के सापेक्ष फिर अवकलन करने पर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो करोगे तो डी स्क्वायर वी बटा डी एच स्क्वायर, एच के सापेक्ष करो, यहाँ कहीं एच है नहीं, ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, जीरो हो गया, फिर माइनस पाई कॉन्स्टेंट एच स्क्वायर करोगे तो आएगा 2h और ये क्या है पाई। देखो ये पूरी वैल्यू निगेटिव में आई है, निगेटिव में है, इसका मतलब जो आयतन है वो क्या है, वो उचिष्ट है, तो कह सकते हो कि अतः आयतन महत्तम है। तो दोनों चीज़ जो हमको प्रूव करनी थी, हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया उचिष्ट और निम्निष्ठ को। अब अगर उचिष्ट और निम्निष्ठ कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग चलते हैं फटाफट सन्निकट पर, और फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग निरंतर वर्तमान और ह्रासमान पर। इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर आप 5 से 8 नंबर बहुत ही आराम से बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं सन्निकट की। तो सन्निकट क्या होता है यार, सन्निकट क्या होता है, परिभाषा जो छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चन कैसे लगाते हैं उसको देखेंगे। देखो यार सन्निकट के लिए पहले तो कुछ फार्मूले होते हैं, मैं फार्मूला बता दूं, एफ एक्स प्लस एच। अब ये फार्मूला क्या होता है, कैसे आता है, ये सब मत पूछो, बस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा बस खाली वो देखो। इतना बराबर एक फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, ये एक फार्मूला ये होता है, और एक फार्मूला ये भी होता है एक्स माइनस एच बराबर एफ एक्स, और यहाँ पर माइनस एच एफ डैश एक्स। क्या देख रहे हो कि जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस। अब ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब यहाँ पर प्लस रहेगा, ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन लेता हूँ उसको बताता हूँ। जैसे मैं कोई कह दे कि रूट में जो 27 है इसका वर्गमूल निकालो, तो रूट में 27 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा भी तो दशमलव में आएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको बराबर मानना है इस पूरे के, सॉरी इसके बाद करना क्या है, इसको बराबर किसके मानना है, पहले ये देखो, इसका वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल निकालना है। देखो वो कौन सी संख्या है इसके आसपास जिसका वर्गमूल निकल सकता है, तो इसके आसपास सबसे आसपास एक संख्या 25 है जिसका वर्गमूल निकल सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 प्लस 2। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में रहेगा तो ये वाला इस्तेमाल करोगे, माइनस में रहेगा तो ये वाला इस्तेमाल करोगे। तो ये प्लस में है तो इसको बराबर इसके मान लेते हैं, किसके, एफ एक्स प्लस एच। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये पहला वाला जो है वो यक्स है, तो यक्स बराबर क्या हो गया 25, वाई यहाँ पर एच बराबर क्या है, तो एच बराबर है 2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल इसके बाद जस्ट क्या करते हैं, ध्यान दो, अगर यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो अगर यहाँ पर मैं एफ एक्स कर दूँ, खाली यक्स कर दूँ, तो रूट के भीतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यक्स हो जाएगा, यक्स माने क्या, सिर्फ और सिर्फ 25 हो जाएगा। अरे यहाँ पर अगर हाथी होता तो हाथी यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक्स प्लस एच है, तो यहाँ भी ये पहला वाला एक्स, दूसरा वाला क्या, एच है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखो यार, अब लगा सकते हो फटाफट फार्मूला। अब फार्मूला देखो यहाँ पर प्लस वाला है तो ये फार्मूला हमको लगाना है, लेकिन इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू देखो दिया हुआ है, तो कहोगे सूत्र एफ, देखो यहाँ पर इसका अवकलन किया गया है, तो एक बार इसका अवकलन कर लोगे तो एफ डैश एक्स का अवकलन क्या होगा, तो रूट में एक्स का अवकलन क्या आता है, 1/2 रूट में एक्स, ठीक है। सूत्र लगाओगे, सूत्र क्या है, एफ एक्स प्लस एच। प्लस वाला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, बाकी जो भी है उतारो, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसके माने इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा रूट में
इतना। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, रूट में एक्स। एच एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 रूट में एक्स, 1/2 रूट में एक्स। इसके बाद देखो रूट में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर रखेंगे रूट में 25 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2/1/2 रूट में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर रखेंगे 25। इसके बाद 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 प्लस 2 से 2 कट गया, 1/25 का वर्गमूल 5 और ये हो गया 5, इसका इसमें भाग करो तो 0.2 आएगा और जोड़ोगे तो क्या आएगा 5.2 और ये जो रूट में 27 था इसका जो वर्गमूल था वो आ गया रूट में 5.2 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे होगे, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यही रूट में 24 होता तो इसको क्या लिखना पड़ता है, 25 माइनस 1, तब लगाते हैं हम लोग ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब सन्निकट के क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप किस तरह से लगाओगे। अब यहां से एक क्वेश्चन को लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और उस क्वेश्चन को लेकर के हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो जहां पर एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है 3x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से आप खुद ही देखो यार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। x बराबर क्या है 3 और h बराबर क्या है 0.2, यहाँ पर प्लस में है इसलिए क्या रहेगा, वो प्लस वाला फॉर्मूला रहेगा। तो कह सकते हो सूत्र, सूत्र क्या है, तो पहले यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा, अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5, इसका तो 0 हो जाएगा। सूत्र लगाओगे तो सूत्र क्या है, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच डैश एच, एफ डैश एक्स। चलो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3, एच की वैल्यू क्या है 0.2 बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यही पूरा एफ एक्स की वैल्यू है 3x² प्लस 5x और प्लस 3। यहाँ पर एच है, एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू है 0.2। ठीक है, गुणे एफ डैश एक्स की वैल्यू यही है 6x प्लस 5। अब एच की वैल्यू जो 3 है यहीं पे रख दो, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 3 9 3 27, एक्स की वैल्यू 3 तो 5 3 है 15 प्लस 3 और ये प्लस ये है 0.2 और गुणे एक्स की वैल्यू 3 है, 6 3 18 5 23, इसका इसमें गुणा करो, ये सब जोड़ लो, बाकी जो भी आएगा ये क्या जोड़ोगे तो क्या आएगा 3.2 और इसकी जो वैल्यू थी सन्निकट वैल्यू, इसको जोड़ने पे अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन 4 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो आई होप कि सन्निकट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लगा ले जाओगे। बस इसमें 2 ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको मेथड समझ में आएगी, आप जा सकते हो अनसॉल्व पेपर पर और वहाँ पे जो क्वेश्चन आया उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे निरंतर वर्तमान की और निरंतर ह्रासमान की। ठीक है, तो यार वैसे यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं निरंतर वर्तमान से और निरंतर ह्रासमान से। ठीक है, लेकिन फटाफट इसका जो लॉजिक है वो हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि यार चाहे कोई भी चीज़ हो अवकलन और समाकलन में, तो वहाँ पर फलन की मेन भूमिका होती है। तो फलन दिया रहेगा, तो जो फलन दिया रहेगा, जैसे मान लो एक फलन दिया है, तो फलन जो भी दिया रहेगा ना, एक पॉइंट दिया रहेगा, वो कहेगा बताइए इस पॉइंट में निरंतर वर्तमान है कि निरंतर ह्रासमान है, कि ना तो वर्तमान है ना तो ह्रासमान है। 3 कंडीशन होते हैं। तो पहला क्या करना है, इसका एक बार अवकलन कर लेना है। अवकलन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू मान लो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तभी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं,
सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू दिया है तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को यहाँ पर रख करके यहाँ पे रखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अगर ऐसा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। वर्धमान माने बढ़ रहा है, तभी तो पॉजिटिव आया है। लेकिन अगर जो अंतराल दिया अगर इसमें रखोगे और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव में आ गई तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव वाली वैल्यू 0 से कम होती है। तो 0 से कम होगी, निगेटिव है मतलब घट रहा है, तो कह सकते हो फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, लेकिन अगर उसी अंतराल में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब ना तो ये घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, मतलब ये निरंतर, ना तो निरंतर वर्धमान है ना तो निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हमारे साथ है। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम टच करते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, फलन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर, यहां पर दिया हुआ है tan इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है sin x प्लस cos x, चलिए x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। प्रदत्त फलन, एक अंतराल दिया होता है तो अंतराल दिया है π/4 में निरंतर वर्धमान है। अब देखो यार अंतराल का क्या मतलब होता है, मैं फटाफट आपको अंतराल का मतलब बता दूं। ठीक है, तो देखो अंतराल का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह दूं 3,10 तो इसको बोलते हैं, जो ये वाला होता है ना इसको बोलते हैं खुला अंतराल। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी अंतराल को सेम इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल का ये मतलब होता है कि 3 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है ना, तो 3 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है, इसका मतलब 3 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी लोग हों वो शामिल होंगे, लेकिन 3 और 10 शामिल नहीं होगा। यानी 4 शामिल हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन ये 3 नहीं हो सकता है और ये 10 नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं खुला अंतराल का मतलब। खुला अंतराल जहां पे रहेगा इसका मतलब ये और ये चीज नहीं हो सकती। एक होता है बंद अंतराल, तो इसको बोलते हैं बंद अंतराल। और बंद अंतराल का मतलब अंदर की चीजें तो रहेंगी लेकिन ये और ये भी इसमें शामिल रहेगा। जैसे मैं कह दूं 3 और 7 तो 4 तो रहेगा, 5 तो रहेगा, 6 तो रहेगा, लेकिन 3 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, क्योंकि ये अंतराल क्या है, बंद अंतराल है। तो ये खुला अंतराल है। खुला अंतराल का ये मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं है, 45 नहीं है, π/4 माने क्या 45 नहीं है, लेकिन 0 से अधिक है और 45 से कम है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसका अवकलन करोगे। जब अवकलन करोगे तो मिलेगा एफ डैश एक्स की वैल्यू, और इसका अवकलन कैसे करते हो, tan इनवर्स, ये पूरा मान लो x है, अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस यहाँ पर जो होता है इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस tan को ढकोगे, इसका जब अवकलन करोगे तो अवकलन तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, इसका अवकलन sin x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा cos x, और cos का करोगे तो आएगा माइनस sin x। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर इस पूरे का यहाँ पे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x प्लस 2 ये भी तो 2 sin x और इंटू क्या cos x। फिर एफ डैश एक्स बराबर ये है cos x माइनस साइन x और बटा 1 प्लस, देखो यार इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 और 1 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 और प्लस ये 2 साइन x इंटू cos के साइन 2x का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि जो x की वैल्यू है, चूंकि यहाँ पे कहोगे चूंकि x एलिमेंट है किसका, 0 और π/4 के बीच में है, यानी 0 भी नहीं है π/4 नहीं है, मतलब क्या 0 से π/4 यानी 0 से 45 के बीच में है। तो मान लो 0 से 45 के बीच में क्या आएगा थीटा, और x की वैल्यू मान लो 30 आ सकती है, 30 माने क्या π/6 आ सकता है। समझ पा रहे हो, तो कहोगे x बराबर 30 रखने पर, तो रखने पे चेक कर लो क्या आ रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखे हो, 30 रखे हो, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2।
2 प्लस यहाँ पे 30 रखे हो, 30 दूना 60 हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, रूट में 3/2 बटा 1 कर दो। एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1 और बटा एलसीएम क्या आएगा 2 और ये 2 यहाँ पे आएगा 4 और रूट में 3, इससे ये कट गया तो ये आ गया रूट में 3 माइनस 1 और ये आ गया 4 प्लस रूट में 3। वैसे रूट में 3 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 1.732, तो ये 1 से बड़ा है, इसमें से 1 घटाओगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव ही आएगा, नीचे वाला भी पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो कहोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो क्या है, फलन क्या है, निरंतर वर्तमान है। क्वेश्चन कह भी रहा है कि सिद्ध करो कि फलन निरंतर वर्तमान है, तो कह सकते हो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आई है एक्स, जो वो अंतराल दिया था उस अंतराल के भीतर हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब जो फलन है वो कैसा, निरंतर वर्तमान में है। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। और जब भी कोई निरंतर वर्तमान या हरासमान से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इजीली लगा सकते हो। अगर सिंपली आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पे आंसर पेपर पर, जाना है विद्या पर, देखना है जो जो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं उन सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है इन्हीं सारे मेथड से, जो सारे मेथड मैंने बता दिए हैं। ठीक है, देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मेन चीज़ देखो यार, मैं देख रहा हूँ कि जो और सारे यूट्यूबर्स हैं या जो और सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो सिंपली विद्या में चले जा रहे हैं, देख रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है उसी क्वेश्चन को लगवा दे रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्वेश्चन हर बार आए वही क्वेश्चन आएगा। हाँ, हो सकता है उसी क्वेश्चन वो ना आए लेकिन उसी आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यार देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कह दो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ी है यार। ठीक है, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ये सीख लो क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। तो हमारे यहाँ से यार हमारे इस चैनल पर सिर्फ यही बताया जाता है कि पहले क्वेश्चन लगाते कैसे हैं ये जान जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप लगाना सीख लिए हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। अब यार यहाँ पर हम लोग जानते हैं अंतराल दिया रहेगा, अंतराल हमारे वो एक्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो उस वैल्यू में अब देखो इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा निरंतर वर्तमान है। लेकिन अगर वही नेगेटिव में आता तो 0 से कम होता तो निरंतर ह्रासमान होता। लेकिन अगर वो 0 के बराबर आता तो कहते ना तो निरंतर वर्तमान है ना ही तो निरंतर ह्रासमान है। इस तरह हम लोगों ने अवकलज का जो प्रयोग था पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया यार। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो यार। ठीक है, और खासकर इसको छोड़ो जो इंटरव्यू वाले वीडियो है उनको आप देखो, बहुत ही मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इन्हीं के साथ साथ यार आप लोगों को एक मोटिवेशन दूं, लोगों से मिलकर, जो लोग अनुभवी हैं जो फील्ड में कुछ किए हैं उन लोगों से मिल करके उनका अनुभव लें और वो आप लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि आप लोग उसको सुनो समझो और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये वीडियो आपको कैसे लगी उस वीडियो को कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि यार कमेंट नहीं करोगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में खूब ज़्यादा मेहनत करते रहो।